तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे कि अगर दो वेक्टर्स को है ना ऑर्डर में लिखें, जैसे ए बी एक वेक्टर है और बी सी दूसरा वेक्टर है, तो ए बी मतलब ए से बी तक, तो शुरुआत ए से हो रही है, एंड हो रहा है बी तक, तो इसको बोलेंगे वेक्टर ए बी। और बी सी बी से शुरू हो रहा है और सी पे खत्म हो रहा है। तो जब हम ऐसे दो वेक्टर्स को ऑर्डर में रखते हैं, ऑर्डर मतलब हम इनको जैसे बी का जो ए बी का जो हेड है, ए बी वेक्टर का हेड बी है और बी सी वेक्टर का जो टेल है, ये दोनों आपस में मिल जाएं, तो हेड और टेल मिल जाएं, तो ये ए बी और बी सी, इनको क्या कहेंगे कि ये ऑर्डर में है, दीज टू वेक्टर्स आर इन ऑर्डर। तो फिर जो वेक्टर तीसरा वेक्टर बनेगा जो ए से शुरू होगा और सी पे खत्म होगा, जो ए का मतलब ए बी के टेल से और बी सी के हेड पे जाके खत्म होगा, तो इस वेक्टर को नाम देंगे हम रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। तो मान लो एक फोर्स हम लगा रहे हैं, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक फोर्स ए बी लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, वो इसका वेक्टर का नाम दे दिया ए, और वो इस डायरेक्शन में ईस्ट की तरफ लगा रहे हैं। और मानो थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ हमने एक वेक्टर लगाया है, वो है बी, तो उसका नाम दे दिया बी सी। तो ये ए सी वेक्टर क्या होगा, वो होगा इन दोनों का एडिशन। तो देखो कंपोनेंट के फॉर्म में मैंने लिखा, ये कंपोनेंट्स पता है ना क्या होते हैं। देखो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो हमारा यूनिट वेक्टर है उसको हम आई कैप बोलते हैं, तो मैग्नीट्यूड क्या होती है उसकी, यूनिट वेक्टर की हमेशा मैग्नीट्यूड 1 होती है। ऐसे ही वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हैं, जे कैप। जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हैं, के कैप। तो इस तरह से हमने ए और बी को ऐड करना है, तो ऐड करना है तो आई का कंपोनेंट आई के साथ ऐड होगा, तो 2i प्लस आई कैप इज 3i कैप, 3j प्लस 2j 5j कैप, माइनस के और प्लस के कैप कट जाएंगे, तो हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर इस तरह से होगा। दो वेक्टर्स का एडिशन ऐसे। कहने का मतलब आप एक फोर्स ए और दूसरा फोर्स बी एक ही जगह पे लगा रहे हो, ठीक है, उसकी जगह पे आप क्या करो कि एक ही फोर्स लगा दो जिसका नाम है ए प्लस बी। तो सपोज कि मैंने यहाँ पर एक बॉल ले लिया और उस पे मैंने एक फोर्स लगाया जिसका नाम है ए बी, ठीक है, यानी ए वेक्टर, और दूसरा फोर्स लगाया बी, वो इस डायरेक्शन में, ठीक है। पर हम इन दोनों वेक्टर की जगह पर देखो, ये मैंने कैसे वेक्टर बनाए हैं, ये दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल हैं। देखो ये जो ए वेक्टर है ना, वो ए बी के पैरेलल है, और जो बी वेक्टर है वो इस बी सी वेक्टर के पैरेलल है, बी वेक्टर बी सी के पैरेलल है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप इन दोनों फोर्सेस को हटा दो, इन दोनों फोर्सेस की जगह एक फोर्स लगाओ जिसका नाम है ए प्लस बी, ठीक है। तो और वो ए प्लस बी क्या होगा, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके देखा है कि उसमें कैसे करते हैं कैलकुलेट। आई कंपोनेंट का एडिशन होता है आई कंपोनेंट के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, इस तरह से हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि भाई जैसे मानो एक ट्राइंगल की साइड है 3 और दूसरी साइड है 4, जरूरी नहीं है 90 डिग्री हो, और ये तीसरी साइड बना दी हमने, तो जरूरी नहीं है कि तीसरी साइड जो है 3 प्लस 4 7 हो। 3 प्लस 4 7 तो ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, तो मैग्नीट्यूड ये वेक्टर्स नहीं है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, वो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन में होना चाहिए। और रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है, वो ये वाला वेक्टर है ए सी, ठीक है। इसको हम और डिटेल में समझेंगे आगे। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। जब हमारे दो वेक्टर ए बी और बी सी सेम ऑर्डर में होंगे, तो तीसरा वेक्टर ए सी, इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। तो हम इन दो वेक्टर्स की जगह तीसरा वेक्टर ए सी ले सकते हैं, ठीक है। हाँ पूछो मानसी। मानसी को कुछ पूछना है। आवाज साफ आ रही है मेरी बच्चों। तो अगर मैं मेरे को पूछा जाए भाई मैग्नीट्यूड बताओ ए का,
तो ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? देखो कोफिशिएंट यहाँ पे क्या क्या है, 2 है, 3 है और -1। तो हम लिखेंगे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर अंडर रूट, यानी 2 प्लस 3 यानी 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 1 14, अंडर रूट 14 मैग्नीट्यूड हो गया ए का। ऐसे ही बी का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, वो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो दैट इज √6। पर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ए प्लस बी क्या आया है 3 और 5, तो 3 का स्क्वायर और 5 स्क्वायर अंडर रूट, तो 9 प्लस 25, 9 प्लस 25 क्या होता है 34। कई बच्चे बोलते हैं सर आप इन दोनों को ऐड कर दो तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा। देखो 14 और 6 ऐड नहीं हो सकते वैसे तो, पर 14 6 20 होता है, पर √14 और √6 तो √20 नहीं होता ना, तो हम इसको ऐड करके ये नहीं आएगा। जरूरी नहीं है कि √14 प्लस √6 जो है √34 हो, ऐसे तो जरूरी नहीं है। ये तभी होता है जब ये तीनों स्ट्रेट लाइन में हो, एक ही लाइन में होते हैं तीन वेक्टर, दो वेक्टर, तभी हम उनको बोलेंगे कि a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। जैसे मानो ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, दोनों एक ही सेम स्ट्रेट लाइन में है, तो हमारा जो रिजल्टेंट है ना a प्लस बी, वो इनका सम होगा। ठीक है, जैसे मानो इसकी मैग्नीट्यूड है, मानो अभी मैंने लिखा है इसका मैग्नीट्यूड 2 और मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या है मानो 3, तो a प्लस बी की मैग्नीट्यूड इस केस में जब ये कोलिनियर है तब क्या होगी, वो 5, यानी 2 प्लस 3 5। वो कोलिनियर यानी 2 प्लस 3 5 तभी होगी जब ये दोनों वेक्टर a और b सेम स्ट्रेट लाइन में हो, वरना ये a प्लस बी जो है मॉड a मॉड b के बराबर नहीं होगा। तो हमेशा याद रखो कि मॉड a प्लस मॉड b इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस बी। आपको याद है एक ट्राइंगल लॉ ऑफ इनइक्वालिटी पढ़ते थे, क्या वो पढ़ते थे इसमें, सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये याद है कि किसी को 9th क्लास में पढ़ा था? मानो ये यस a है सर। ये b है, तो ये a प्लस बी है, तो वही फॉलो हो रहा है यहाँ पर कि ये मॉड ऑफ a ये मॉड ऑफ b, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b क्या है, दो साइड है ट्राइंगल की, तो ये हमेशा इनका जो सम है वो तीसरी साइड क्या है a प्लस बी, उससे हमेशा बड़ा ही होगा, या तो बराबर होगा या बड़ा होगा। सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो मैंने यहाँ आपको बताया कि इस बॉल को मूव करना है, इन दो फोर्स की वजह से ये जो बॉल यहाँ से मूव होके यहाँ चली गई मान लो, तो मैं कहता हूँ इन दोनों फोर्स को हटा दो, इसकी जगह एक ही फोर्स लगाओ। ये ए फोर्स ये वाला दे रखा है कंपोनेंट के फॉर्म में, बी ये दे रखा है, अब इन दोनों को हटाओ, इसकी जगह 3i प्लस 5j वेक्टर लगाओ, ये वाला फोर्स लगाओ। ये वेक्टर भी या ये फोर्स भी उतना ही इफेक्ट डालेगा, उतना ही दूर बॉल को ले जाएगा और उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस फोर्स से ये दोनों वेक्टर लगाए थे ना, उसकी वजह से जा रहा है बॉल। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो इस तरह से हमने ये बात क्लियर कर ली। अब ये मैंने यहाँ पे कंपोनेंट के फॉर्म में फिर से समझा दिया कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द थर्ड साइड, तो a प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन मॉड ऑफ a प्लस बी, या तो वो इक्वल होगा या ग्रेटर होगा। अच्छा, अगर हमें बैलेंस करना हो, तीनों वेक्टर्स को बैलेंस करना हो, तो मैं लिखा ए बी प्लस बी सी, वैसे तो लिखते हैं ए सी, पर ए सी को मैं उल्टा कर दूं तो क्या लिखा जाएगा, माइनस सी ए लिखा जाएगा। ए सी लिखो चाहे माइनस सी ए लिखो एक ही बात है। अब माइनस सी ए को जब इधर ले आएंगे तो प्लस सी हो जाएगा, तो हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब अगर एक वेक्टर फोर्स यहाँ लगा है ए, दूसरा बी और तीसरा फोर्स यहाँ लगाया, तो ये जो बॉल है ना बैलेंस हो जाएगी, कहीं नहीं मूव करेगी। अगर ये एक भी फोर्स हटा देंगे ना तो ये बॉल मूव करना शुरू कर जाएगी, यानी ये तीनों वेक्टर्स ने बॉल को बैलेंस में ला दिया है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये क्या हो गया, जीरो वेक्टर। तो कहने का मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये ए बी, मैं इसको दिखा रहा हूँ इस तरह से, ए बी, ये मानो बी सी है, तो और फिर ए सी मत लिखो आप, तो सी ए लिखो, सी ए मतलब सी से ए की तरफ डायरेक्शन ले रहे हैं हम, सॉरी, सी से ए की तरफ डायरेक्शन। तो ये जो हमारा वेक्टर होगा ना, तीनों वेक्टर क्या है ऑर्डर में है, तीनों ही वेक्टर ऑर्डर में है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। आई होप दिस इज क्लियर। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये क्या होगा, नल वेक्टर हो जाएगा। नल वेक्टर मतलब ये बॉल मूव नहीं करेगी।
अब आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? वही चीज़ है। अब आप ये एक वेक्टर ए ले रहे हैं, दूसरा वेक्टर बी ले रहे हैं, और ये रिजल्टेंट है ए प्लस बी। तो अब आप ऐसे ले लो कि ये वेक्टर ए है और ये बी है। बी आप इसको ना लेकर इसको ले लिया हमने, ठीक है। तो तीनों वेक्टर कहाँ हैं? इससे स्टार्ट हो रहा है। किससे? एक वेक्टर ओ ए है, एक वेक्टर ओ बी है। तो आप ओ ए और ओ बी को से एक पैरेललोग्राम बनाओ जिसमें एक साइड ओ है और दूसरी साइड ओ बी है। अब पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो इसका जो डायगोनल होगा वो हमारा रिजल्टेंट देगा। और वो डायगोनल क्या है? वो डायगोनल है ए प्लस बी, यानी रिजल्टेंट है। तो सर ये कैसे होगा? भाई हमने ओ ए तो माना था एक वेक्टर ए है, और ए सी एक दूसरा वेक्टर बी। तो ओ सी क्या होगा? ओ सी हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, क्योंकि ओ ए और ए सी सेम ऑर्डर में है। तो ओ से सी तक जो वेक्टर है वो रिजल्टेंट वेक्टर है। एक और तरीका है इसको करने का, कि मानो पहले हमने ओ बी लिखा और ओ ए के पैरेलल हमने बी से एक वेक्टर बनाया, बी सी। बी सी भी ए वेक्टर है, ओ ए भी ए वेक्टर है। तो हमने इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ओ बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ओ सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पर ये तो बी प्लस ए है, तो इसका मतलब ए प्लस बी और बी प्लस ए एक ही बात है, मतलब वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो ये ओ सी जो है वो दो तरह से आ सकता है। ओ ए प्लस ए सी से भी आ सकता है, यानी ए प्लस बी आ गया, या फिर ओ बी प्लस बी सी से भी आ सकता है। वो क्या हो गया? वो बी प्लस ए हो गया। तो ए प्लस बी और बी प्लस ए वो सेम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यानी वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। ये बात समझ में आ गई कि नहीं सबको? वेक्टर एडिशन क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव मतलब उल्टा सीधा ऐड करो, आंसर वही आएगा। कोई डाउट इसमें? रिव्यू में गया ही नहीं। चलिए अब बात करते हैं। ये नोट पढ़ेंगे हम ध्यान से। सी फिगर 10.9, फ्रॉम फिगर 10.9 ये वाला फिगर, यूजिंग द ट्राइंगल लॉ वन में नोट दैट ओ ए प्लस ए सी इज ओ सी। ओ ए प्लस ए सी, ओ ए प्लस ए सी किसके बराबर है? ओ सी के बराबर है। तो आपने बताया था कि भाई जब ये दो वेक्टर जो है सेम ऑर्डर में होते हैं, तो फिर जो तीसरा वेक्टर है जो कि स्टार्ट हो रहा है इनिशियल पॉइंट से, ओ ए के इनिशियल पॉइंट से, और एंड हो रहा है ए सी के टर्मिनल पॉइंट तक, तो इस वेक्टर को नाम देते हैं हम रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस तरह से हमने लिखा ओ ए प्लस ए सी इज इक्वल टू, हाँ, ओ ए प्लस ए सी इज इक्वल टू ओ सी लिख दिया हमने, ठीक है ना। तो यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। हाँ बताओ पलक बेटा, पूछो। डायरेक्शन सेम होना चाहिए। किसका डायरेक्शन? वो पैरेललोग्राम वाला जो आपने बताया था उसमें हाँ जैसे भी ऐड करें उनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए ना। हाँ, डायरेक्शन भी सेम ही रहेगा, चाहे हम ओ ए प्लस ए सी कर दें, चाहे हम ओ बी प्लस बी सी करें, तो आंसर वही आएगा। ओ ए प्लस ए सी करेंगे तो भी आंसर ओ सी आ रहा है। और अगर हम ओ बी, सॉरी, ओ बी और प्लस बी सी कर दें तो भी ओ सी आ रहा है, ठीक है। तो ओ ए क्या है? ओ ए है ए, और ए सी क्या है? ए सी है बी। तो यहाँ पे ओ सी तो हो गया ए प्लस बी, पर ओ बी क्या है? ओ बी है बी, और बी सी क्या है? बी सी है ए, ठीक है। तो ओ सी क्या हुआ? ओ सी हुआ बी प्लस ए। तो ओ सी एक बार ए प्लस बी हो गया, ओ सी एक बार बी प्लस ए हो गया, तो दोनों सेम है, ठीक है ना। अब एक आगे बढ़ने से पहले एक पोजीशन वेक्टर की बात बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। पोजीशन वेक्टर, वापस से ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन पे जा रहा हूँ मैं। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ये है। तो एक बात मैं बताना चाहूँगा, जब भी आप लिख रहे हो ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर है, तो इसका मतलब है ए से शुरू हो रहा है और सी पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से बनाऊंगा, ये ओ ए, ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने ए, और ये ए सी। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है? ए से सी डायरेक्शन है इसकी, ठीक है। और ये क्या है? ये ओ सी। तो ओ सी को हम क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। तो मुझे बताओ
ये दो वेक्टर बाहर निकल रहे हैं, कहाँ से बाहर निकल रहे हैं, ओ पॉइंट से, एक ही पॉइंट से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ कौन से दो वेक्टर ऐड करें कि तीसरा वेक्टर आएगा। तो आप बोलोगे सर ओ ए और ए सी ये दोनों सेम ही ऑर्डर में हैं, ठीक है। तो ओ ए प्लस ए सी विल बी इक्वल टू ओ सी, बिल्कुल सही है। तो जरा बताओ कि ए सी क्या हुआ यहाँ से, ए सी हुआ ओ सी माइनस ओ ए, ठीक है। तो ये क्या मतलब है इसका सर, इसका मतलब ये है कि कोई भी वेक्टर ए सी दे रखा हो, जैसे ए से सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ए से शुरू हो रहा है और सी पे खत्म हो रहा है, तो आप क्या करोगे, दूसरा लेटर जो है ना सी, ओ सी लिखोगे। फिर पहला लेटर है ए, तो माइनस ओ ए लिखोगे। तो ए सी क्या होता है, ओ सी माइनस ओ ए, ये याद रखना है। ऐसे ही अगर ए बी वेक्टर हो तो क्या लिखोगे, जैसे ए सी के लिए हमने ओ सी माइनस ओ ए लिखा, ऐसे ही ए बी की जगह क्या लिखोगे, OB माइनस OA। हाँ ओ बी माइनस ओ ए, वेरी गुड। तो अक्सर हम क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर्स बोलते हैं, जैसे ओ सी है ना, उसको हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, और ओ ए है उसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे ए बी है, तो ओ बी को हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल बी से, और ओ ए को स्मॉल ए से। तो ए बी वेक्टर हो गया हमारा बी माइनस ए, यानी ओ बी माइनस ओ ए। ऐसे कोई वेक्टर पी क्यू है, तो इसको पोजिशन वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, OP माइनस OQ, OQ माइनस Q OP। माइनस OP। हाँ ओ क्यू माइनस ओ पी, वेरी गुड, ओ क्यू माइनस ओ पी बोलेंगे। तो ओ क्यू की जगह हम क्यू लिखेंगे और ओ पी की जगह लिखेंगे पी, तो क्यू माइनस पी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो ये याद रखना है पोजीशन वेक्टर की बात। अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, और पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी आप उल्टा सीधा ऐड करो आंसर सेम आएगा। आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ये ए और बी दो साइड हैं पैरेललोग्राम की, तो ये जो डायगोनल है वो क्या बता रहा है, ए प्लस बी। अगर हम ये वाली दो साइड ले लें तो ये तो बी है और ये ए है, तो ये हो गया बी प्लस ए। तो ये वेक्टर ए प्लस बी बोल दो चाहे बी प्लस ए बोल दो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो ए प्लस बी एंड बी प्लस ए बोथ आर द सेम वेक्टर, तो देयरफॉर वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। फिर सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी तीन वेक्टर दिए हैं ए बी सी, अब कैसे भी ऐड कर लो। तो पहले मैंने ए और बी को ऐड किया और बाद में सी को ऐड किया, या पहले आप बी और सी को ऐड करो बाद में ए को ऐड करो, तो इस फिगर से क्लियर हो जाएगा। देखो हमारा पी क्यू तो ए वेक्टर है, और क्यू आर बी वेक्टर है, और आर सी हमारा सी वेक्टर है। तो पहले मैंने पी क्यू और क्यू आर को ऐड कर रहा हूँ, तो देखो पी क्यू और क्यू आर सेम ऑर्डर में है, तो इसका एरो पे इसका हेड लगा हुआ है, हेड पे ये टेल लगा हुआ है, तो ये दोनों सेम ऑर्डर पे हो गए। तो पी क्यू प्लस क्यू आर का जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, पी आर होगा। अब ये आ गया हमारा पी आर, तो पी आर प्लस आर सी कितना होगा, पी आर तो हमारा ए प्लस बी हो गया और आर सी हमारा सी हो गया, तो हो गया ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ हमने ए और बी को पहले ऐड किया और बाद में जो रिजल्टेंट आया उसमें सी ऐड किया। अब हम कुछ और करेंगे, अब हम पहले बी और सी को ऐड करेंगे दूसरे फिगर में। तो हमने वही तीन वेक्टर लिए, वही सेम फिगर है ए बी और सी, पर इसमें हम बी और सी सेम ऑर्डर में इनको ऐड कर लेते हैं पहले। तो बी और सी अगर सेम ऑर्डर में है, ये क्यू से आर जा रहा है और ये आर से एस जा रहा है, तो ये सेम ऑर्डर में है, तो फिर हमारा क्यू एस जो है रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट को क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट को बोलेंगे बी प्लस सी, क्योंकि ये बी है ये सी है, तो बी प्लस सी। अब ए ऐड करो इसमें, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो देखो ये रहा। तो ये दोनों वेक्टर सेम ही हैं, चाहे पी एस ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। इसमें कोई डाउट, वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव है, इससे फिगर से समझ में आ गया होगा सबको। यस सर। हाँ, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। किसी वेक्टर में जीरो वेक्टर ऐड कर दें तो वापस से क्या आएगा, वही वेक्टर आएगा। तो यानी ये जीरो वेक्टर या नल वेक्टर या वॉइड वेक्टर, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। तो वेक्टर ए में क्या ऐड करें कि वापस से वही वेक्टर आ जाए, तो आप उसमें जीरो वेक्टर या नल वेक्टर या कहते हैं उसको वॉइड वेक्टर वो ऐड कर दो, ठीक है। अब चाहे वो वेक्टर ए के बाद ऐड करो चाहे वेक्टर ए से पहले ऐड करो, ओ प्लस ए लिख दो या फिर ए प्लस ओ लिख दो, वापस से वही आएगा। तो ये हमारा क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी आ गया, ठीक है। इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। इसके बाद
मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्केलर मतलब कोई नंबर होगा, तो नंबर को हमने लेमडा डिनोट कर दिया, कोई नंबर भी दे सकते हो, जरूरी नहीं लेमडा लिखो, लेमडा का डर लगता है तो 2 लिख दो, 3 लिख दो, है ना, k लिख दो। तो एक वेक्टर है a, ये वेक्टर a दिखा दिया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितनी लेंथ इसकी अभी दिखाई है उसकी डबल लेंथ लिखनी पड़ेगी, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया इसका, और डायरेक्शन सेम रहेगी। तो इसका मतलब है इसकी मैग्नीट्यूड डबल हो गई, ठीक है, डायरेक्शन वही रहेगी, ठीक है। तो ये स्केलर को से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड चेंज हो जाती है इससे। अब यहाँ पे जो डायग्राम दिखा है बुक में वो समझ लेते हैं कि जैसे ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर है, अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो इसकी लेंथ जो है ये ए है, तो इसके हाफ ए की वैल्यू लेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी, पर डायरेक्शन सेम है। पर अगर इसी को मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2a, देखो लेंथ क्या हो जाएगी, जितनी ए की लेंथ थी उससे डबल हो जाएगी 2a की लेंथ, और डायरेक्शन वही रहेगी। पर अगर मैंने इसको a को माइनस हाफ से मल्टीप्लाई किया तो अब उसकी ना मैग्नीट्यूड तो हाफ हो जाएगी और डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, पहले इस तरफ जा रहा था अब वो इस तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। मानो वो जा रहा था नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट, अब वो कहाँ जा रहा है, साउथ से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ जा रहा है ये, पर उसकी मैग्नीट्यूड पहले ए थी, अब वो माइनस हाफ ए हो गई, तो हाफ माइनस हाफ से मल्टीप्लाई किया हमने, तो डायरेक्शन भी अपोजिट, नेगेटिव है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। फिर -2a से करो तो डायरेक्शन अपोजिट, पर मैग्नीट्यूड डबल, पहले ए मैग्नीट्यूड थी अब 2a हो गई, तो और डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये समझ में आ रहा है आपके स्केलर से मल्टीप्लाई करने से क्या होने वाला है, स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड चेंज होती है, तो ये स्केलर की वैल्यू लेमडा की वैल्यू माइनस हो जाएगी तो वो नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये ए वेक्टर है तो इसके ऑपोजिट वाला वेक्टर क्या होगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर इसी लेंथ का बना देंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे माइनस ए, ये माइनस ए वेक्टर हो गया, क्योंकि -1 लिख दी, लेमडा की वैल्यू -1 है, ठीक है ना। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड यानी यूनिट वेक्टर की। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो हम कुछ ऐसे लेमडा से मल्टीप्लाई कर दें, एक वेक्टर ए है उसको हम किसी लेमडा से मल्टीप्लाई कर दें और उसका जो है ना वैल्यू जो आ जाए वो क्या आ जाए, उसका मैग्नीट्यूड जो आ जाए वो मैग्नीट्यूड क्या आ जाए, 1 आ जाए। वो कैसे हो सकता है कि वो ऐसा हो सकता है कि अब लेमडा इंटू ए वेक्टर था ना, तो उसका अलग अलग मैग्नीट्यूड ले लो, लेमडा का अलग ए का अलग, तो क्या आया 1। तो बताओ लेमडा की वैल्यू क्या हुई, लेमडा की वैल्यू तो हो गई 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो आप ये लेमडा की वैल्यू इसमें डाल दो, तो चलो डाल देते हैं, कहाँ डालें, ऊपर वाले में डाल दो। तो जरा बताओ क्या लिखें इसमें कि ये ए वेक्टर और अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो उससे क्या मिलेगा, उससे 1 मिलेगा। कहने का मतलब ये, इसको हम अक्सर क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को एक कैप से डिनोट करते हैं, यूनिट वेक्टर किसे डिनोट करते हैं, कैप। तो ये हमने इसको एरो नहीं बोलेंगे, कैप बोलेंगे, ए कैप। तो हमेशा याद रखो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। अच्छा बताओ सर कि भाई अगर मैंने एक वेक्टर ले लिया ए और वो कंपोनेंट के फॉर्म में लिया 2i कैप प्लस 2j कैप और माइनस के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो सर इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो बताओ कितना आया, 3 आया ना। तो अब मुझे यूनिट वेक्टर कैसे मिलेगा, तो आपने बताया था सर यूनिट वेक्टर तो ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड होता है, तो चलो डिवाइड करते हैं। तो जो ऊपर वेक्टर दिया था 2i कैप प्लस 2j कैप और माइनस के कैप, इसको आप क्या कर दो 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 इसके नीचे, 3 इसके नीचे, 3 इसके नीचे लिख दो। तो जरा बताओ एक कैप का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, चलो चेक करते हैं एक कैप का मैग्नीट्यूड क्या है। तो बताओ अंडर रूट ऑफ 2/3 होल स्क्वायर प्लस 2/3 होल स्क्वायर और प्लस -1/3 होल स्क्वायर, बताओ कितना आने वाला है। तो मेरे ख्याल से तो ये 1 आने वाला है, कैसे,
4 + 4 + 1 अपॉन 9, तो 9 अपॉन 9 क्या होता है भाई 1, तो मैग्नीट्यूड क्या हुआ 1 आ गया। तो कभी भी किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 1 आता है। कोई डाउट इसमें? नो सर। हाँ, इसके बाद कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, ये मैंने बता दिया था आपको, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को हम 1 i कैप 0 j कैप 0 k कैप, यानी ये जो पॉइंट ओ ए है, तो ए पॉइंट जो यूनिट वेक्टर है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1 0 0। ऐसे यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस डायरेक्शन में लोगे तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 1 0। जो जेड एक्सिस डायरेक्शन में लोगे उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 0 1। तो इसको हम लिख देते हैं ये ओ एक्स, ये ओ वाई और ये ओ जेड। तो हमारा ओ ए यानी यूनिट वेक्टर है उसको हम आई कैप लिख सकते हैं। और आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड, के कैप का मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन इनकी अलग है। और सबकी मैग्नीट्यूड कितनी है? मैग्नीट्यूड है इनकी 1। ये क्लियर हो गया कि नहीं? Yes, sir. इसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं कोई जनरल वेक्टर ओरिजिन से लेकर पी पॉइंट तक, एक कोई क्यूबॉइड ले लिया उसमें, तो मान लो उसका क्यूबॉइड का ये जो पी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। तो यानी हम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हमें कितना डायरेक्शन मूव किया, एक्स एक्स डिस्टेंस मूव किया एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। फिर वाई एक्सिस के पैरेलल यानी ये वाला पॉइंट ओ क्यू से लेके P1, ये डिस्टेंस हमने मूव किया y। फिर यहाँ पहुंच गए P1 पर। पहले x डिस्टेंस चले O से Q तक, फिर y डिस्टेंस चले Q से P1 तक, फिर P1 से P तक ये z डिस्टेंस चलेंगे। तो इधर से x, इधर से y, इधर से z, तो पहुंच जाएंगे x y z यहाँ पर। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करें वेक्टर r को, कि x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये हमारा OP वेक्टर हो गया। ठीक है ना? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम इसी तरह से जा सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं। पहले वाई एक्सिस की तरफ चलें, मैंने ओ एस, ठीक है, फिर एस पी वन और फिर P1P। तो फिर ये ओ एस तो हमारा वाई जे कैप है, तो SP1 क्या है वो एक्स आई कैप है, और P1P क्या है वो हमारा जेड के कैप है, क्योंकि जेड एक्सिस के पैरेलल है। देखो वो ये जो ओ आर है वो जेड के कैप है, ओ आर और P1P दोनों बराबर हो जाएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि हम वाई एक्सिस से शुरुआत कर रहे हैं या एक्स एक्सिस से शुरुआत करें, हम शुरुआत कर सकते हैं मानो जेड एक्सिस से। तो हमने लिया मानो जेड के कैप, फिर इसके पहले यहाँ चले गए वाई जे कैप, फिर यहाँ से एक्स एक्सिस के पहले आ गए एक्स आई कैप, तो वापस से उसी पॉइंट पे पहुँच जाएंगे पी पॉइंट पे। तो बहुत सारे तरीके हैं इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए। तो हमने देखा ओ पी क्या है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो पहले इसमें भी इसने ऐसे करके दिखाया कि OP1 क्या करके दिखाया, OQ प्लस QP, OQ प्लस QP। OQ क्या बताया एक्स आई कैप, QP1 क्या बताया वाई जे कैप। तो ये दोनों मिलके हमारा OP1 हो गया। अब OP1 पता है, अब ट्राइंगल ले रहे हैं कौन सा, ये वाला ट्राइंगल OP1P। इसमें दो वेक्टर सेम ऑर्डर में कौन से हैं, OP1 और P1P, ये दोनों सेम ऑर्डर में हैं OP1 और P1P, तो उससे मिलेगा OP। ठीक है, तो ये हमने लिखा OP क्या है OP1 प्लस P1P। तो OP1 की जगह तो लिख दिया हमने एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, पर P1P कितना है वो जेड के कैप है। तो इस तरह से हमें OP मिल गया। आई होप दिस इज क्लियर। यस सर। तो ये कंपोनेंट फॉर्म हो गया इसका, और इसमें लिखा है कि here x y z are called the scalar component of R, तो एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप आर कॉल्ड द वेक्टर कंपोनेंट। अगर सिर्फ एक्स वाई जेड यानी नंबर्स की बात करें तब तो ये स्केलर कंपोनेंट है, पर एक्स के साथ आई कैप, वाई के साथ जे कैप, जेड के साथ के कैप लग जाएगा तो इसको वेक्टर कंपोनेंट बोलेंगे। और किसका वेक्टर कंपोनेंट है, आर का, आर वेक्टर का। ठीक है, एक्स वाई जेड को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। इसके बाद अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, फटाफट से दो वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो ये मानो वेक्टर ए है, ये बी है,
तो a1i प्लस a2j प्लस a3k ये हमारा कंपोनेंट है। b वेक्टर है b1i प्लस b2j प्लस b3k। चलो इसको ऐड करते हैं, तो a प्लस b क्या होगा, तो आई कैप वाले टर्म आई कैप के साथ ऐड होंगे, आई कैप वाला जे कैप के साथ और के कैप के साथ नहीं होगा। तो हम लिखेंगे a1 प्लस b1 ब्रैकेट में और आई कैप, फिर a2 प्लस b2 ब्रैकेट में, फिर जे कैप, a3 प्लस b3 के कैप। तो इस तरह से हमने दो वेक्टर को ऐड किया। अब सब्ट्रैक्ट करते टाइम सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो आएगा a1 माइनस b1 आई कैप, a2 माइनस b2 जे कैप, a3 माइनस b3 के कैप। अगर हमें 2a लिखना है तो आप इस पूरे वेक्टर a को 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी ये हो जाएगा 2a1 आई कैप, 2a2 जे कैप, 2a3 के कैप, यानी 2 से पूरा वेक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कंपोनेंट सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे इसके। ठीक है ना, तो दिस इज मल्टीप्लाई